दोस्तों विनोद एक छोटी मोटी मोबाइल की दुकान पर काम करता है। वो महीने का 4 से 4,500 आराम से कमा लेता है। अब माता पिता को लगता है कि बेटा बड़ा हो गया है, पैसे भी कमा रहा है, ऐसे में क्यों ना उसके हाथ पीले कर दिए जाए, उसकी शादी करवा दी जाए। अब माता पिता अपने बेटे विनोद के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं, लेकिन जितने भी लड़की वाले आते हैं वो सब शादी से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा तो छोटी मोटी एक मोबाइल की दुकान पर काम करता है, वो महीने का केवल 4,500 रुपया कमाता है, ऐसे में भला हम अपनी बेटी को क्यों ही आपके बेटे के साथ किसी बंधन में बांधे। आपका बेटा हमारी बेटी को तो खुश ही नहीं रख पाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में 4,500 रुपया क्या होता है और कितना होता है। इतने में तो हमारी बेटी केवल होटल में जाकर के पैसे ही उड़ा देती है अपनी दोस्तों के साथ। अब जब विनोद के माता पिता ये सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसा है बेटा विनोद, तुम शहर चले जाओ, या तो बॉम्बे चले जाओ या फिर गुजरात में जाकर के किसी फैक्ट्री में काम करो, वहाँ पर तुम्हें आराम से 10 से 15,000 रुपये मिल जाएगा। अब ऐसे में तुम्हारी शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरे गांव में ये मशहूर है कि तुम एक मोबाइल की छोटी मोटी दुकान पर काम करते हो, वहाँ पर नौकर हो और वो दुकान तुम्हारी सीट की है, तुम्हारे मालिक की है। अब ऐसे में कोई भी लड़की वाले तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते हैं। जब विनोद ये सुनता है तो वो अपने बूढ़े माता पिता से कहता है कि मम्मी पापा, ऐसा है कि हम तब तक इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे जब तक हम अपनी जवान बहनों की शादी नहीं करवा देते हैं, क्योंकि विनोद जिसकी 6 बहनें रहती। अब ऐसे में विनोद पर अपनी सभी बहनों की शादी की जिम्मेदारी रहती है। अपने 6 बहनों में विनोद इकलौता भाई रहता है, इसलिए वो अपनी बहनों की शादी कर देना चाहता है। इसके बाद ही वो कहीं कमाने जाना चाहता है, क्योंकि विनोद की बहनों पर गाँव के मनचले हैं, मुखिया के 2 बेटे हैं, उनकी नज़र विनोद की बहनों पर गंदी रहती है। अब ऐसे में विनोद को लगता है कि अगर वो चला गया तो हो ना हो उसके पीठ पीछे कोई घटना घटित हो जाएगी, इसलिए वो अपने माता पिता और अपनी बहन को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहता है। अब ऐसे में चूंकि विनोद ही सबसे बड़ा रहता है, पहले उसकी शादी होगी और बाद में उसकी बहनों की होगी, क्योंकि वो घर में सबसे बड़ा रहता है। अब विनोद के माता पिता को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने बेटे को बहुत समझाते हैं कि बेटा, जब तक तुम इस गांव से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी अच्छी छवि नहीं बनेगी, तब तक तुमसे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन विनोद अपने माता पिता की एक नहीं सुनता है, बल्कि वो अपनी बहनों की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा होता है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है, लेकिन विनोद के भाग्य से एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है, एक ऐसा परिवार मिल जाता है जो कि शादी के लिए विनोद से तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग मंगनी के लिए विनोद के घर पर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग विनोद का घर देखते हैं तो शादी से इनकार कर देते हैं, क्योंकि विनोद जिसका घर अभी पक्का नहीं बना रहता है, केवल मिट्टी का रहता है। लड़की के परिवार वाले कहते हैं कि ऐसा है, आप पहले घर बनवा लीजिए, इसके बाद हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करवा देंगे। विनोद के माता पिता, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, किसी तरीके से उन्हें एक रिश्ता मिला था जो कि अपनी बेटी की शादी उनके बेटे विनोद से करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब उनकी ये शर्त रहती है कि वो अपनी बेटी की शादी तभी करवाएंगे जब विनोद पक्का घर बनवा ले। अब माता पिता को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। वो अपने बेटे विनोद से कहते हैं कि ऐसा है विनोद, तुम बैंक में जितने भी पैसे हैं उन्हें निकाल करके घर बनवा लो। विनोद अपने माता पिता से कहता है कि हम वो पैसे नहीं निकालेंगे, वो पैसे तो हमने अपनी बहनों की शादी के लिए जमा किए हैं। माता पिता कहते हैं कि बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी, तुम ही घर के सबसे बड़े हो, तभी तो तुम्हारी बहनों का नंबर लगेगा। अब विनोद को भी लगता है कि उसके माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए वो बैंक से पैसे निकाल लेता। अब कुल पैसे 1.5 लाख रहते हैं। विनोद घर बनवाने लगता है, लेकिन जैसे ही 2 कमरे, एक किचन, टॉयलेट, बाथरूम बनकर तैयार होता है तो विनोद पर कर्जा 6 से 6.5 लाख रुपए का आ जाता है। अब विनोद को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि विनोद कर्जे में डूब जाता है कि वो करे तो क्या करे। अब घर तो बन जाता है, पलस्तर भी हो जाता है, चूना कली भी हो जाता है। विनोद के माता पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा, माँ लक्ष्मी की तुम पर कृपा होगी, चिंता ना करो, सब अच्छा हो जाएगा, बस तुम मन लगा करके शादी की तैयारियां करो। अब माता पिता के कहने पर विनोद अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है। अब दोनों परिवार जिनमें खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है, दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं।
वो समय भी आता है, वो क्षण भी आता है जब विनोद घोड़ी चढ़ता है और बड़े ही धूमधाम से वो बारात लेकर के अपनी होने वाली धर्मपत्नी उर्मिला के घर पर पहुंचता है। उर्मिला दुल्हन बनी बैठी रहती है। जैसे उसके कानों में ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है, उर्मिला बाजे से झांकती है तो देखती है कि उसका दूल्हा विनोद बारातियों के संगे नाच रहा है। उर्मिला शर्मा जाती है और वो शर्मा करके आकर के बेड पर बैठ जाती है। इधर उर्मिला की सहेलियां भी उसे छेड़ रही होती हैं कि आज रात तो उसका ये जो लहंगा है वो उतर जाएगा और उसने ये जो इतने पैसे दे करके 4,500 5,000 रुपये दे करके जो मेकअप करवाएं वो सब तो उतर जाएगा, क्योंकि आज उन दोनों की मिलन की रात है, दूल्हा दुल्हन की, यानी कि शादी की पहली रात है। अब इधर उर्मिला शर्मा जाती है और शर्मा करके वो अपनी नजरें झुका लेती है। उर्मिला के पिता बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बाराती स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। इधर उर्मिला की सहेलियां उसे परेशान कर रही होती कि आज रात उसके साथ क्या क्या होगा। उर्मिला कभी हंसती तो कभी शर्मा जाती। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। कुछ समय बाद विनोद अपनी नई दुल्हन को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। उर्मिला को विनोद के कमरे में बैठा दिया जाता है, लेकिन जैसे उर्मिला अपने पति के घर पहुंचती है तो उसका जो चेहरा होता है वो लटक जाता है, वो परेशान नजर आ रही होती है। लेकिन उर्मिला की सास निमृत जी ने लगता है कि हो सकता है बहुत दूर से आई हो, गर्मी का समय है इसलिए पसीने से वो परेशान हो गई हो। वो दुल्हन को बैठाती हैं और पंखा छिपर खोल देती हैं, लेकिन इसके बाद भी उर्मिला के चेहरे की जो शिकन होती, परेशानी होती है, वो दूर नहीं जाती है। अब उर्मिला की सास निर्मित बिना कुछ कहे उससे वहां से चली जाती है। उन्हें लगता है कि हो सकता है उनकी बहू उनके बेटे के लिए परेशान हो, क्योंकि आज उन दोनों की मिलन की रात रहती है, शादी की पहली रात रहती है। इसलिए उर्मिला अपने बेटे को धक्के मार करके अपनी बहू के कमरे में भेज देती है। अब जैसे ही विनोद कमरे में आता है वो दरवाजे की सिटकनी लगा लेता है। इधर पूरे रिश्तेदार, माँ, बहनें सब दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं। अब जैसे उन्हें अजीब आवाज़ आने लगती है, यानी कि मिलन की आवाज़ आने लगती है, तो वो लोग शर्मा करके वहाँ से हट जाती हैं। जो घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो कुंवारी लड़कियों को वहाँ से हटा देते हैं और कहते हैं अभी तुम लोग इतनी बड़ी नहीं हुई हो, जब तुम्हारी शादी होने वाली होगी तब तुम लोग ये सब सुन सकती हो और देख सकती हो। सभी कुमारी लड़कियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। अब जैसे ही विनोद अपनी पत्नी के पास आता है, अब वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के चेहरे से पसीना टपक रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही है। विनोद उर्मिला से पूछता है कि क्या बात है जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। उर्मिला अपने दूल्हे से कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम थोड़े परेशान हो रहे हैं, इतना पसीना निकल रहा है। विनोद कहता है कि ठीक है, हम सभी खिड़कियाँ खोल दे रहे हैं और पंखा तो 6 पर चल ही रहा है, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद विनोद अपने कमरे की सभी खिड़कियां खोल देता है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की खोलता है तो जितने रिश्तेदार होते हैं वो सब ताका झाकी करने लगते हैं और विनोद को और उसकी पत्नी को वो सब कुछ नहीं करने देते हैं, जो कि शादी की पहली रात होता है। अब विनोद सभी खिड़कियों को बंद कर देता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास आता है और अपना रुमाल निकालता है और रुमाल से अपनी पत्नी का पसीना पोंछने लगता है। इसके बाद विनोद अपनी पत्नी के साथ मिलन करने लगता है, लेकिन इधर उर्मिला जो कि ना तो किसी प्रकार की आवाज़ निकाल रही थी और ना ही वो अपने पति का इन सब चीज़ों में सहयोग कर रही थी। अब इधर पति परेशान हो जाता है कि उसकी दुल्हन उसका सहयोग क्यों नहीं कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि नई नवेली दुल्हन है, सब कुछ पहली बार हो रहा है, इसलिए वो शर्मा रही होगी। अब वो अपनी दुल्हन से बिना कुछ कहे उसकी ओर देखे लगातार वो सब कुछ कर रहा होता है। ऐसे सुबह हो जाती है। उर्मिला खर्राटे लेकर के सो रही होती है, क्योंकि सुबह ठंडा हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अब ऐसे में उर्मिला गहरी नींद में होती है, तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ होती है। घबरा करके उर्मिला उठती है, दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसकी सास है। वो अपनी सास से इससे पहले कि कुछ पूछ पाती, सास कहती हैं कि ऐसा है बेटा उर्मिला, पूरे परिवार और रिश्तेदार तुम्हारे हाथ का भोजन करने के लिए बेताब हो रहे हैं, आज तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। जैसे ही उर्मिला ये सुनती है तो अपनी आंखों को मलते हुए वो बिना नहाए ही नीचे चली जाती है। अब जैसे वो नीचे जाती है तो रस्मों को निभाने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। उसकी सास कहती है कि बेटा पहले तुम फ्रेश हो लो, इसके बाद तुम यहाँ पर आना और खाना बनाना।
उर्मिला वैसे ही करती है। वो पहले बाथरूम जाती है और उसके बाद फ्रेश होने लगती है। जब वो फ्रेश होकर के आती है खुद को तरोताज़ा महसूस करती है। इसके बाद वो खाना बनाने लगती है और उसकी सास उससे बहुत अच्छी मिली रहती है। अब ऐसी उर्मिला की शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे उर्मिला को अपने घर की याद आने लगती है, क्योंकि उर्मिला के घर एसी रहती है और यहाँ पर उर्मिला के ससुराल में विनोद और उसका परिवार कटिया फंसा करके किसी तरीके से लाइट लेता था और ऐसे में अक्सर कई घंटे लाइट गायब रहती है। यहाँ तक कि विनोद के घर में फ्रिज भी नहीं रहती, ना तो वॉशिंग मशीन रहती है। उर्मिला को खुद से ही कपड़े धोने होते हैं और ना तो उसे पीने के लिए ठंडा पानी ही मिलता है। अब उर्मिला बहुत परेशान रहती है। उसकी सास कहती है कि बेटा अगर तुम्हें ठंडा पानी चाहिए तो तुम घड़ा ले आओ या सुराही ले आओ। अब अपने सास के कहने पर उर्मिला मटका ले आती है, इसमें पानी भर के रखती है, लेकिन उर्मिला को मटके का पानी भी ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि उसे तो फ्रिज का पानी पीने की आदत रहती है। अब उर्मिला को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे उर्मिला और उसके परिवार वालों के बीच उसके पति के साथ तू मैं होने लगता है, क्योंकि उर्मिला अक्सर अपने पति से कहा करती कि वो उसे फ्रिज ला दे और घर में एसी लगवा दे। उर्मिला का पति विनोद उसे समझाता है कि देखो, जब हमारे घर में लाइट ही नहीं है, हम लोग कटिया से किसी तरीके से काम चला रहे हैं, तो फिर भला ऐसे में हम तुम्हारे लिए फ्रिज और वॉशिंग मशीन कहाँ से लेकर के, तुम अपने पापा से मांग लो। उर्मिला अपने पति विनोद से कहती है कि अगर हमें पता होता कि हमारे पापा इतने गरीब परिवार में हमारी शादी करवा रहे हैं तो हम कभी भी आपसे शादी ही नहीं करते। विनोद भी अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि हम गरीब हैं तो फिर तुम्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, अपने पिता को मना कर देना चाहिए था। लेकिन अब इस सवाल का जवाब उर्मिला के पास नहीं रहता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। अब पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहने लगती है। विनोद को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर उर्मिला, जिसे महंगे कपड़े पहनने का शौक रहता है, महंगा मोबाइल चलाने का शौक रहता है, पति और पत्नी दोनों में अक्सर खटपट रहने लगती है। उर्मिला कहती है कि ठीक है, मैं अपने पापा से पैसे मांग लेती हूँ। इसके बाद उर्मिला अपने पापा से पैसे मांगती है। अब घर में फ्रिज भी हो जाती है, वॉशिंग मशीन हो जाती है और उर्मिला एसी भी लगवा लेती है। अब वो अपने ससुराल में ही ऐसो आराम से जिंदगी जी रही होती। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उर्मिला के पास बहुत से पैसे आ जाते हैं। उर्मिला जैसे पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। जब भी विनोद अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं, उर्मिला कहती है कि ये पैसे तो हमारे पापा देते हैं, क्या आपको ये भी पैसे देखे नहीं जा रहे? आप तो हमें कमा करके कुछ देते नहीं। अब ऐसे में विनोद को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। पैसों को लेकर के अक्सर पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा होने लगती है, क्योंकि विनोद को लगता है कि अब उर्मिला की शादी हो गई, इसलिए उसे अपने पापा से पैसे नहीं मांगने चाहिए। ऐसे में उसकी क्या इमेज रह जाएगी कि बार बार वो अपने पापा के आगे हाथ फैला रही है। क्या उसका पति कुछ भी कमाता धमाता नहीं है? अपने पति के लाख मना करने के बावजूद उर्मिला विनोद की एक नहीं सुनती है और अक्सर वो अपने पापा से पैसे मांगा करती है। महंगे महंगे होटलों में जाती है, कपड़े खरीदती है और हर महीने वो कोई ना कोई सोने का जेवर बनवाती रहती है। अब ऐसे में पति और पत्नी में बिल्कुल भी अनबन रहने लगती है। इधर विनोद अपनी पत्नी उर्मिला से बात भी करना बंद कर देता है, ना तो वो घर पर ही आता है। अब वो एक रूम लेकर के ही गांव के बाहर शहर में रहने लगता है। इधर पत्नी को क्या ही जाता है। सास अपनी बहू उर्मिला से कहती है कि देखो बहू, अगर तुम ऐसे ही विनोद से बात नहीं करोगी तो हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाए और उसका किसी महिला से अफेयर हो जाए और वो तुम्हें तलाक दे दे। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा घर बर्बाद हो, इसलिए हम तुम्हें ये सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें अपने पति के साथ ही रहना चाहिए और तुम्हारा पति चाहे कम पैसे ही कितना क्यों ना कमा रहा हो, तुम्हें अपने पति का सहयोग देना चाहिए और उतने ही पैसे में खुश रहना चाहिए। लेकिन उर्मिला अपने सास की एक नहीं सुनती है। इधर विनोद जो अब अपने घर भी आना बंद कर देता है। मां निर्मित अपने बेटे विनोद को बुलाते हैं कि बेटा घर पर आकर के तुम्हें रहना चाहिए। ऐसे में बहू भी अकेले रहती है, लेकिन विनोद अपनी माँ की एक नहीं सुनता है और कहता है कि माँ, जब उर्मिला हमारी कोई बात ही नहीं मानती है तो फिर ऐसे में हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर हम घर पर आकर के क्या करेंगे। इधर माँ को नहीं पता रहता, ना तो पत्नी को ही विनोद के बारे में पता रहता है कि विनोद तो अब जितने भी पैसे कमाता है उसे पीने खाने की लत लग जाती है और वो सारे पैसे ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों पर उड़ा देता है। क्योंकि विनोद जब शहर में रहने लगता है तो वो गलत लोगों का साथ पकड़ लेता है और वो लोग विनोद को अक्सर ऑर्केस्ट्रा लेकर के जाते थे जहाँ पर लड़कियाँ डांस किया करती थी। अब विनोद रोज वहां जाने लगता है और वहां पर ही वो अपने सारे पैसे उड़ा देता है। विनोद जो पूरे तरीके से गलत रास्ते पर चला जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसे संभाल करके नहीं रख पाई थी। अब यहाँ एक पति जो कि हाथ से निकल जाता है और वो रास्ते से भटक जाता है। विनोद अब हर दिन ऑर्केस्ट्रा में जाता है और वहां पर वो पूरी रात लड़कियों का डांस देखा करता है।
ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। विनोद जिसे एक लड़की ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली बेहद पसंद आ जाती है। वो उस लड़की का स्टेज पर चढ़ कर के हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि हर रात विनोद उस लड़की पर 4,500 रुपये यानी कि अपनी पूरी कमाई लुटा दिया करता था। अब ऐसे ही विनोद को ऑर्केस्ट्रा में जाते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो जाता है। वो हर दिन उस लड़की को देखने के लिए वहाँ ऑर्केस्ट्रा में जाता था, क्योंकि विनोद उस लड़की पर मर मिटता है और वो लड़की उसे इतना पसंद आ जाती है कि विनोद बिना सोचे समझे स्टेज पर चला जाता है, उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें हैं, इन्होंने मुझे अपना दीवाना बना दिया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इधर विनोद इस लड़की को पकड़ करके ले आता है, वो अपनी गाड़ी पर बैठाता है और उसे अपने घर ले आता है। अपने माता पिता से कहता है कि देखिए, हम अपनी पत्नी उर्मिला को तलाक देना चाहते हैं और हम इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये लड़की हमें बहुत पसंद आई है। ये लड़की भले ही गरीब है, डांस करती है और डांस करके अपने परिवार का पेट पालती है, लेकिन ये लड़की हमें बहुत पसंद आई है और मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी उर्मिला को तलाक देना चाहता हूँ। अब जैसे ही माता पिता ये सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर लड़की चुपचाप खड़ी रहती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब जैसे ही विनोद के माता पिता उस लड़की के चेहरे से मांस कटाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इधर विनोद को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं रहती है बल्कि विनोद की पत्नी उर्मिला रहती है, जो कि ऑर्केस्ट्रा में यानी कि बार में डांस कर रही होती। अब जैसे विनोद उस लड़की में अपनी पत्नी उर्मिला को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। वो अपनी आंखों पर पानी डालता है और दोबारा से आंखों को मलते हुए देखता है तो उसे उर्मिला नजर आ रही होती। उसे यकीन ही नहीं होता है। अपनी पत्नी उर्मिला से पूछता है कि आखिर तुम डांस क्यों वो अपनी पत्नी उर्मिला से पूछता है कि आखिर तुम ऑर्केस्ट्रा में डांस क्यों कर रही थी। विनोद अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मेरे होते हुए, तुम्हारे पति के होते हुए तुम्हें ऑर्केस्ट्रा में इस तरीके से 100 लोगों के सामने नाचना पड़ा, उनके सामने तुम्हें डांस करना पड़ा। जब उर्मिला ये सुनती तो इतराते हुए कहती है कि आप तो महीने का 4,500 कमा रहे थे, ना तो आपके घर में AC थी और ना ही फ्रिज थी, ना तो मुझे ठंडा पानी पीने को ही मिल रहा था। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करूंगी, क्योंकि शादी से पहले भी मैं वहां पर डांस कर रही थी। अब ऐसे में मेरे माता पिता ने आपसे मेरी शादी मजबूरी में की थी, क्योंकि कोई भी लड़का मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था जब भी उसे पता चलता था कि मैं तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली हूँ। ऐसे में आपके माता पिता बिना मेरे बारे में पता किए शादी को तैयार हो गए थे। मेरे माता पिता ने इसलिए आप जैसे गरीब परिवार में मेरी शादी करवा दी, वरना मैं तो इतने अमीर परिवार की हूँ। मेरे पिता जो कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, ऐसे में भला कोई पिता अपनी बेटी की शादी एक गरीब परिवार के लड़के से क्यों करवाएगा। अब जैसे ही माता पिता ये सुनते हैं तो उनका माथा ठनक जाता है। उन्हें तो लगा था कि विनोद का भाग्य खुल गया है, जो कि विनोद को इतने अमीर घर की, इतने अमीर परिवार की लड़की मिल रही है, पत्नी मिल रही है। अब जैसे सच्चाई विनोद को पता चलती है तो विनोद अपना सर पकड़ करके बैठ जाता है। विनोद और उसके परिवार वाले मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा होता है कि अगर पूरे गाँव में ये बात फैल जाएगी तो उनके परिवार की बहुत बदनामी होगी। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो लोग खामोश हो जाते हैं। क्योंकि विनोद जिसकी 6 बहनें रहती, अगर गांव में किसी भी तरीके से ये बात फैल जाएगी कि इनकी बहू उर्मिला जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, तो परिवार की बहुत बदनामी होगी और उसकी 6 बहनों की शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए विनोद खामोश हो जाता है, क्योंकि उर्मिला जो कि अपने ससुराल वालों को, अपने पति को धमकाती और कहती है कि हम ऐसे ही रहेंगे और हम तब तक ऑर्केस्ट्रा में डांस करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास बहुत से पैसे नहीं आ जाए। अब परिवार को भी कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए परिवार उर्मिला को, अपनी बहू को उसकी हाल पर वैसे ही छोड़ देता है। अब उर्मिला अपने पति के सामने ही हर रात ऑर्केस्ट्रा में जाती है और डांस करती है। इधर पति जो कि और ज्यादा पीने लगता है, वो पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उर्मिला ने जो कुछ भी अपने पति विनोद के साथ किया वो सही था? आप अपनी राय लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।